उम्मीद ना टूटने दो, हौसला ना हारो। उम्मीद ना टूटने दो, हौसला ना हारो। आत्मविश्वास की कंघी से मन के डर के बाल सवारो। यह दुनिया उसी की है, यह दुनिया उसी की है जिसने जीता है मन के डर को। पहचानो अंदर की शक्ति को, हर काम बेहतरीन बना डालो। चाहोगे अगर तुम कुछ करना, चाहोगे अगर तुम कुछ करना तो करके दिखाओगे। एक दिन तुम भी सितारा बनके उभरोगे। जिंदगी के क्रिकेट के तुम, जिंदगी के क्रिकेट के तुम तेंदुलकर हो। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड अब तुम खड़े कर दो। अपनी जगह बना डालो इस छोटी सी दुनिया में, अपनी जगह बना डालो इस छोटी सी दुनिया में। उम्मीद ना टूटने दो, हौसला ना हारो। उम्मीद ना टूटने दो, हौसला ना हारो। Hello my shimmering stars. So today I Shaurya Grover welcome you all to this amazing platform of NCERT Wala. My dear students, today we are going to start with our very fresh chapter, a new chapter, that is aldehyde, ketones and carboxylic acid. सो आई होप सो आपने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर कंप्लीट कर लिया है, प्रैक्टिस सेशन भी देख लिया है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे बैच संकल्प बैच में। तो मेरे हिसाब से सभी का संकल्प कायम है, सभी उसी डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे, है ना। और अगर ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स तो भाई बैठ जाओ, दोबारा से वैसे बैठ जाओ, उसी एनर्जी के साथ बैठ जाओ भी। हमने बहुत ही डेडिकेशन के साथ टॉपिक्स को समझना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हर टॉपिक को क्लियरली समझते हुए रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है ना। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 1, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स सेम वही कहानी होने वाली है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी जनरल इंट्रोडक्शन, एल्डिहाइड की, कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की। उसके बाद हम इसके बारे में देखेंगे भी इसकी नेमिंग कैसे होती है ना, या मैं कहूँ भी इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है भी ये एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर है, ये कीटोनिक ग्रुप के अंदर है या ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के अंदर है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। और फिर हम क्या देखेंगे, कॉमन नेम्स देखेंगे, जनरली जिस नाम से इसको जाना जाता है उन नाम को स्टडी करेंगे। फिर हम चलेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर एल्डिहाइड और कीटोन के। तो वन बाय वन करके सब कुछ कवर करते चलेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, यूजुअली क्या होता है बच्चे ना ये सोचते हैं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है मतलब ऑर्गेनिक रिएक्शन से भरी हुई है, ठीक है, इतनी सारी रिएक्शन, जितने चैप्टर उतनी रिएक्शन, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा हेलो एल्केन, हेलो एरिन की कुछ रिएक्शन हमने अल्कोहल में भी पढ़ी है ना, सेम रिएक्शन हमने पढ़ी। अब वैसे ही आप जब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ोगे ना तो जो पिछले चैप्टर्स हमने पढ़े उनकी सेम रिएक्शन यहाँ भी पढ़ी जाएगी। मतलब कि क्या है, आप जब बिल्कुल एंड ऑफ द चैप्टर पे पहुंच जाओगे ना स्टूडेंट्स, तो आप क्या देखोगे भी कई रिएक्शंस तो ऐसे जो बार बार रिपीट होने की वजह से आपको ऑटोमेटिकली याद हो गया। आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किए थे हेलो एल्केन से, और अब आप लास्ट चैप्टर पे आ जाओगे तो इतनी सारी रिएक्शंस नहीं होंगी। वो एक ही रिएक्शन, किसी की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो किसी की केमिकल प्रॉपर्टी है ना। तो उससे क्या होगा, हम इतनी बार उस चीज को पढ़ लेंगे ना वो ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगी। और आपने तो देख ही लिया है भी कुछ भी टफ नहीं है, सिर्फ समझने की देर होती है। जैसे जैसे हम समझते जाते हैं वैसे वैसे टॉपिक क्लियर होता जाता है ना। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कौन से टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे ताकि आपके दिमाग में एक माइंड मैप क्रिएट हो जाए भी पहले हमने ये कवर करना है, देन वी आर गोइंग टू डू दिस थिंग, है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इंट्रोडक्शन। क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन तो आप कर लोगे है ना। अभी आपको बताऊंगी कैसे करना है, बहुत सिंपल है, आपको पता है, जस्ट हम एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कॉमन नेम, कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स।
पहले हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को डिटेल में करेंगे, फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स पे चल पड़ेंगे। ठीक है, तो हम कॉमन नेम देखेंगे एल्डिहाइड्स और कीटोन का। देन हम आईयूपीएसी, जो कि हमने हमारे सबसे पहले चैप्टर में हेलो एल्केन हेलो एरीन में आईयूपीएसी का एक सेपरेट लेक्चर बनाया था। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जो है, अगर आप हेलो एल्केन हेलो एरीन प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो वहां पर आपको पहला या दूसरा लेक्चर जो है उस पर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से करवाई है। फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया, सेकंड में हमने जीओसी स्टार्ट कर ली थी, है ना। तो बेसिक जो आईयूपीएसी का है वो ऑलरेडी मैंने वहां पर आपको बता दिया है, नॉमेनक्लेचर का ऑलरेडी आपको बेसिक सब बता दिया गया है। जस्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के साथ उसको प्रैक्टिस करेंगे और ब्रश अप करेंगे, है ना। तो चलो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखेंगे उसके बाद हम। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं मैम, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। आज जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे ना वो कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन होंगे, मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर बोथ, दोनों के लिए इंडिविजुअली भी करेंगे, भी इंडिविजुअली एल्डिहाइड के लिए कौन सी सर्टन एक रिएक्शन है या इंडिविजुअली कीटोन के लिए कौन सी एक सर्टन रिएक्शन है वो भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो हमारा ये वाला टॉपिक है इसके अंदर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए जो सेम रिएक्शन यूज की जा रही है ना, हम उसको इसमें देखेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए, तो अब आपके सामने मैंने टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिख दिए हैं। टोटल मेजर सेगमेंट्स हम 4 कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। चलो पहला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। पहला सेगमेंट है इंट्रोडक्शन टू एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इनमें क्या एक कॉमन बात है जिसकी वजह से हम इसको साथ में पढ़ रहे हैं। क्या कॉमन बात है, अल्कोहल आपने पढ़ा है ना। अल्कोहल का क्या जनरल हम रिप्रेजेंटेशन कहें तो क्या होता है, आर ओ एच ग्रुप का प्रेजेंट होना, तो मतलब अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है, यही हम बोलते हैं ना। अब एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है, तो इसमें क्या एक ऐसा ग्रुप है जो कि कॉमन है सब में, वो है कार्बोनाइल कंपाउंड। इन सबको कार्बोनाइल कंपाउंड क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है वो इनके अंदर कॉमन है। कौन सा ग्रुप कॉमन है इनके अंदर, कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो कॉमन है। अब कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है मैम, कार्बोनाइल ग्रुप स्टूडेंट्स वो होता है जहां पर हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड देखते हैं, उसे कहा जाता है कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां पर हमें कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड देखने को मिलता है उन्हें कार्बोनाइल कंपाउंड कहेंगे और उस ग्रुप को पर्टिकुलरली कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाएगा। तो अगर आप इस चीज को लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, कंपाउंड्स इन विच compounds in which carbon and oxygen holds double bond between them, holds double bond between them is referred as carbonyl compounds, is referred as carbonyl compounds। इज इट क्लियर। अच्छा, अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स में मैम कौन से कैटेगराइज होते हैं, कौन से हम कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, आप उनके बारे में बताओ। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है मैम। क्या सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे, देखो हमने यह करना है, सी डबल बॉन्ड ओ है, अब कार्बन के इधर और इधर कोई ना कोई ग्रुप्स अटैच करने हैं। लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट कंपाउंड जो कि हमारे एल्डिहाइड्स हैं। अगर हम एल्डिहाइड्स की स्टूडेंट बात करते हैं तो एल्डिहाइड्स में क्या होता है, देखो आपका कार्बोनाइल ग्रुप ऐसा है, सी डबल बॉन्ड हो। अब एल्डिहाइड बनाना है तो इसकी तरफ एक तरफ तो आप कार्बन का कोई ग्रुप लगाओगे, मतलब आर ग्रुप लगाओगे, और दूसरी तरफ आप क्या लगाओगे, दूसरी तरफ आप हाइड्रोजन का इस्तेमाल करोगे। सो दिस इज बेसिकली योर एल्डिहाइड्स। ठीक है, ये एल्डिहाइड्स होते हैं। अच्छा, अब यहीं से अगर मैं कीटोन्स की बात करती हूँ ना, तो कार्बन की दोनों तरफ आपके मतलब ये जो कार्बन है इसके दोनों तरफ, कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों तरफ कार्बन ही होना चाहिए, मतलब आर ग्रुप ही होना चाहिए। दैट इज योर कीटोन। मतलब ये मेरा कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके दोनों तरफ मुझे आर ग्रुप ही देखने को मिल रहा है। हाँ जी, अब ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है या अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, मतलब दोनों में हमें आर सेम देखने को भी मिल सकता है और हो सकता है दोनों में हमें एक तरफ आर ग्रुप है तो दूसरी तरफ आर डैश है। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। सिमेट्रिकल के केस में दोनों सेम हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर CH3 लगा दो, और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, मान लो एक तरफ C2H5 है एक तरफ CH3 है तो वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, है ना। तो दिस इज कीटोन, जब हमें दोनों तरफ क्या देखने को मिलती है, एल्काइल ग्रुप देखने को मिलता है, कोई कार्बन का ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अच्छा, इसके अलावा मैम और कौन से कैटेगराइज कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बता दो क्या होता है।
कार्बोक्सिलिक एसिड भी बता दीजिए मैम क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या होता है, अब हमारा कार्बोनिल ग्रुप तो आप वैसे का वैसे ही लगाओगे ना, ये तो आपका ऐसे कैसे ही होगा, है ना। अब इसके जब साथ में आप OH लगा दो इस तरफ, और इस तरफ आपकी कोई कार्बन की चेन लगा दो, एक सेकेंड, इस तरफ आप क्या करो, ये ना कार्बन कम ऑक्सीजन ज्यादा लग रहा है, इसको सही कर लेने दो मुझे, ये ऐसे कार्बन है, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ पर अगर कोई R ग्रुप लगा देते हो तो दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब एक तरफ आपने OH लगाया तो दूसरी तरफ आपने क्या लगाया, R ग्रुप लगाया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब आपको याद होगा हमने प्रीवियस लेक्चर में ना, जब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, तो मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स, यानी कि यहाँ पर अगर मैं OH ग्रुप को हटा करके कोई और ग्रुप लगा दूंगी तो वो उसका डेरिवेटिव होगा, क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा। अच्छा, अगर मैम हम यहां से हटा करके क्लोरीन लगा दें, करा था हमने, करा था, याद करो करा था, क्या था ये, अब हमारा इसको क्या बोलते हैं, एसिड हेलाइड, याद है। एसिड हेलाइड को आप एसाइल हेलाइड भी कह सकते हो, ठीक है। तो एसिड हेलाइड की बात की जा रही है यहाँ पर। एसिड हेलाइड क्या है, इज अ काइंड ऑफ अ डेरिवेटिव, मतलब कि OH ग्रुप को आपने हटा दिया और आपने हेलाइड लगा दिया, हेलोजन लगा दिया, जैसे कि RC डबल बॉन्ड OCl, ये क्या है आपका, एसिड हेलाइड है, एसिड क्लोराइड है, इसको आप एसाइल हेलाइड भी कह सकते हो। इसके अलावा बताइए मैम, आपने 4 तो हमें कैटेगराइज कर दिया जिसके अंदर हमें कार्बोनिल ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O देखने को मिल रहा है। उसके अलावा एस्टर, अरे आपने प्रीवियस क्लास में एस्टर भी तो देखा था, अल्कोहल वाले चैप्टर में एस्टर भी तो देखा था मैम, क्या था फिर एस्टर, भूल गए इतनी जल्दी, यही तो था एस्टर, यही तो था एस्टर, याद आया सभी को, यही एस्टर है। चले आगे, एस्टर हो गया, ठीक है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एसिड हेलाइड हो गया। इसके अलावा मैम एसिड एनहाइड्राइड याद है, हाँ जी मैम याद है, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड बताइए, एसिड एनहाइड्राइड में क्या होता था मैम, बहुत सिंपल है, एसिड एनहाइड्राइड में RC डबल बॉन्ड O होता था, है ना। ये क्या होता है, ये हमारा एसिड एनहाइड्राइड होता है, सभी को क्लियर हुआ। हाँ जी, फटाफट से इसको लिख लो ताकि हम आगे चलें, इसको फटाफट से लिख लो ताकि हम आगे प्रोसीड करें। ये आपका जनरल कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में आपको बता दिया गया है ना, सिंपल था। हाँ जी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो सभी ने नोट कर लिया है। चले आगे, कार्बोनिल ग्रुप्स पता चल चुके हैं, अब मतलब आपको ये पता चल चुका है एसिड एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, जनरल आपको यहाँ से पता चल चुका है। चलिए अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और आगे हम चलते हैं कॉमन नेम ऑफ एल्डिहाइड की तरफ, ठीक है। सबसे पहले ना हम एल्डिहाइड कीटोन के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले मैं बोल रही हूँ कॉमन नेम बताइए, एल्डिहाइड के लिए कॉमन नेम हम देखेंगे जो ज्यादातर जाने जाते हैं, मतलब IUPAC नॉमेनक्लेचर तो आप सबको आती है, हमने अब जनरल IUPAC नॉमेनक्लेचर का एक फॉर्मूला कर लिया है, लेकिन अगर हमसे एल्डिहाइड का कॉमन नेम पूछा जाता है तो हम किस प्रकार से कॉमन नेम बताते हैं। अगर मान लो कहीं पर आपको HCHO देखने को मिले, अब HCHO का क्या आप बोल सकते हो, HCHO किस नाम से जाना जाता है, इट इज नॉन एज फॉर्मेल्डिहाइड, इसे किस नाम से जानते हैं, इसे फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको डायरेक्टली फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से देखने को मिलेगा, वो इसके IUPAC नेम से इसको नहीं लिखेगा क्योंकि ये बहुत कॉमन है, इस तरह से इसको जनरली यूज किया जाता है, क्वेश्चंस में भी डायरेक्टली कहेगा फॉर्मेल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद, ठीक है, ऐसे करके। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO। अच्छा, अब यहाँ पर इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना भी, हम इसको सीधा CHO लिख रहे हैं, इसको सीधा CHO लिख रहे हैं, तो कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को, ठीक है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। अब अगर मैं आपको बोल दूं एसिटल्डिहाइड क्या होता है, एसिटल्डिहाइड क्या होता है, इट इज CH3CHO। एसिटल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO को क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं मैम, एसिटल्डिहाइड बोलते हैं मैम। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, ये वाला,
और एक R की जगह क्या लग गया, आप CH3। पहले R की जगह R नहीं लगाया आपने, हाइड्रोजन लगाया। अब आपने R की जगह CH3 लगा दिया और ये एज इट इज C डबल बॉन्ड OH क्या होता है, ये एसिटल्डिहाइड होता है। क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। अच्छा, अब ये तो आप सबको पता ही होगा। कौन से वाला बताओ मैम, कौन से वाला कह रहे हो, कौन सा पता होगा हमें, ये वाला पता होगा। देखो बताओ ये क्या होता है, ये तो हमने पिछली क्लास में भी देखा है, बार बार आ रहा था। बेंजेल्डिहाइड, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। क्या कहते हैं, बेंजेल्डिहाइड कहते हैं मैम, बिल्कुल सही है ना। चलो अब ना एक डबल बॉन्ड वाला केस ले लें। चलो एक डबल बॉन्ड वाला केस लेते हैं, उससे पहले एक और करते हैं, इसी में ही एक और करते हैं, ये भी आपने पिछली क्लास में देखा होगा। अच्छा, इसका नाम बताइए जी, क्या होगा, इसका नाम बताओ क्या होगा, इसका नाम बताओ। हाँ जी, इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। हाँ जी, क्लियर है, क्लियर है। चलो अब आगे देखें, आगे देखते हैं मैम, आगे बताइए। अच्छा, एक डबल बॉन्ड वाला केस मैं आपको बोल रही थी ना, अगर मान लो मैं आपको दे देती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसे ऐसे दे देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, एक लगा देते हैं CHO। अच्छा, इसका नाम बताइए क्या होगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन अब आप इसका IUPAC नेम करने बैठ जाओगे। इसका नेम होता है एक्रोलिन। कॉमन नेम बता रही हूँ तो कॉमन नेम होता है एक्रोलिन। ठीक है, कॉमन नेम की बात हो रही है तो घबराइएगा मत भी, मैम हमें तो नाम नहीं पता, हमें तो नाम नहीं पता। आपको IUPAC नेम पता है जो कि आप जनरल फॉर्मूला से बता सकते हो, लेकिन दीज आर कॉमन नेम जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब ये तो स्टूडेंट्स क्या हो गए, एल्डिहाइड के कॉमन नेम हो गए। अगर मान लो मैं ऐसे ही कीटोन, सबसे कीटोन के कॉमन नेम की बात करती हूँ, किसके बात कर रही हूँ, कीटोन के। कीटोन के अंदर हम एक जनरल केस लेके चलते हैं। जनरल कीटोन जो हमारा होता है, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ हमने क्या किया, कार्बन का ग्रुप लगा दिया। अब ये क्या होता है, इसको बोलते हैं एसीटोन, बहुत फेमस है एसीटोन। कॉमन नेम क्या है इसका, एसीटोन है। क्या है, एसीटोन है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा मैम, अच्छा अगर हम यहाँ पर ना, हम यहाँ पर ऐसे करते हैं, बेंजीन रिंग पे ले लेते हैं, मतलब एक बेंजीन रिंग ले लेते हैं। अच्छा, मान लो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O है और साथ में क्या है, CH3 है। इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, इसके एक तरफ CH3 है तो दूसरी तरफ बेंजीन रिंग है, इसे कहते हैं एसीटोफिनोन। क्या बोलते हैं मैम, एसीटोफिनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसीटोफिनोन। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसकी चेन को एक्सटेंड कर दूं, एक सेकेंड मैं इसको ड्रॉ कर लूँ, फिर आप सब लिख लेना, है ना। चलो, अगर मैंने इसकी चेन को एक्सटेंड कर दिया तो अब मैम इसका कॉमन नेम क्या होगा, अब होगा प्रोपियोफिनोन। ठीक है, एसीटोफिनोन, अब इसका क्या होगा, प्रोपियोफिनोन होगा इसका नाम। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। ये कुछ कुछ है जो आपने ध्यान रखने हैं, बाकी के IUPAC नेम पे ही ज्यादातर पूछा जाता है, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, जो मेन है आपको ध्यान रखने हैं वो मैं बताती ही चल रही हूँ। ठीक है जी। अब ये देखो, अच्छा अगर आपको कुछ ऐसा गिवन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बेंजोफिनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन। ठीक है, बेंजोफिनोन। तो ये कुछ कॉमन नेम्स हैं जिनको आपको ध्यान रख के चलना है। ठीक है जी, इसका आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। इसके अलावा एक और केस हम ले सकते हैं, जिसमें हम ना दो वाला ले लेते हैं केस। जैसे मान लो अगर मैं आपको देती हूँ CH3 C CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3 CH3। हाँ जी, मान लो अगर मैंने आपको कुछ ऐसा केस दे दिया, तो इसमें अब आप कैसे करोगे, यहाँ बताइए क्या करोगे। हाँ जी, सोचो सोचो सोचो। पहली बात तो ये ग्रुप और ये ग्रुप दो बार ही रिपीट हो रहा है, डाई वर्ड का इस्तेमाल करोगे। दूसरा, मुझे एक बार ना सिर्फ इस ग्रुप को ध्यान से देखो, यहाँ पर ये आइसो पोजिशन पर लगा हुआ है ना, हमारा आइसो पोजिशन पर कीटोनिक ग्रुप, मतलब ये कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, डाई आइसो। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 है ना, तो क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे। और इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, कीटोन। देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप दो बार रिपीट हो रहा है, ये बेसिकली ये ग्रुप क्या है, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है
है ना, 2 बार रिपीट हो रहा है। और इनके बीच में क्या लगा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, जो कि कौन सा है, कीटोनिक है, क्योंकि दोनों तरफ आर ग्रुप है, दोनों तरफ कार्बन की चेन है। तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। इसका क्या नेम है, इसका कॉमन नेम है डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। ठीक है, ये इजी था, इजी था। अच्छा, इतना ही पूछा जाता है कीटोन के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा। अब हम जो प्रोसीड करेंगे ना, अब हम आईयूपीएसी पे प्रोसीड करते हैं। चलिए, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की मैं एक बार फिर से जनरल आपको एक रूल बता देती हूँ, फिर ना हम एक एनसीईआरटी क्वेश्चन ले लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, चलो। अब आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे करते हो, सेंटर मोस्ट पे क्या लिखते हो मैम, सेंटर मोस्ट पे ना हम वर्ड रूट लिखते हैं। अच्छा, वर्ड रूट मुझे बताना, वर्ड रूट क्या होता है। वर्ड रूट बेसिकली तब इस्तेमाल किया जाता है जब हमने पेरेंट चेन, यानी कि जो हमारी मेन चेन है उसके अंदर कितने कार्बन आटम्स है ना, हम उसके लिए लिखते हैं। मान लो अगर हमारी जो मेन चेन है उसके अंदर 1 कार्बन आटम है तो मिथ लिखा जाएगा, 2 है तो इथ होगा, 3 है तो प्रोप होगा, 4 है तो ब्यूट होगा, 5 है तो क्या होगा, पेंट होगा, 6 है तो हेक्स होगा, फिर हेप्ट होगा। पता है, आप सबने कर रखा है ना। तो बेसिकली वर्ड रूट हम किस लिए यूज करते हैं, पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मैं हमेशा से बच्चों को ये बोलती हूँ, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर करना है ना, तो क्या करो, सेंटर पे पहले वर्ड रूट लिख लो। एक सेकेंड, सेंटर पे पहले वर्ड रूट लिख लो, फिर ना वर्ड रूट के राइट हैंड साइड पर क्या लिखोगे, पहले सफिक्स वाला काम कर लो, फिर वर्ड रूट से पहले वाला लिख लेना। अब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप यहाँ से मतलब फ्रॉम प्रीफिक्स टू सफिक्स मूव कर सकते हो। लेकिन अगर आप अभी बिगिनर हो, पहली बार नॉमेनक्लेचर करना सीख रहे हो, तो पहले काम क्या करो, बीचों बीच लिख दो वर्ड रूट। वर्ड रूट की राइट हैंड साइड पर पहले आप क्या लिखोगे, प्राइमरी सफिक्स लिखोगे। प्राइमरी सफिक्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें कार्बन कार्बन के बॉन्ड को देखना होता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो एन का इस्तेमाल करेंगे। कार्बन कार्बन के बॉन्ड का बीच का बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कार्बन कार्बन के बॉन्ड अगर सिंगल है तो एन लिखेंगे, अगर उनके बीच डबल बॉन्ड है तो इन ई का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है जी तो हम क्या यूज करेंगे, आइन का इस्तेमाल करेंगे। यही होता है ना। अब देखो, वर्ड रूट की राइट हैंड साइड पर लिखा प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स की राइट हैंड साइड पर लिखोगे सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा मैम, सेकेंडरी सफिक्स किस लिए यूज करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करते हैं सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए। किसके लिए, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए। अच्छा, अब ये सीनियर जूनियर क्या चीज़ है, कई बच्चे अभी भी इसी चीज़ में बैठे हुए हैं, अभी सीनियर और जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो जब हमने हेलो एल्केन हेलोरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली स्टार्ट करी थी हेलो एल्केन वाले चैप्टर से, +2 वाले से, तो मैंने आपको पहले ही +1 का ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वाला और जीओसी वाला सेक्शन जो बार बार यूज होने वाला है। तो आईयूपीएसी में मैंने तभी आपको ना एक शीट बताई थी सीनियरिटी ऑर्डर की, जहां पर वो सेकंड लेक्चर में आपको देखने को मिलेगा, जहां पर हमने ये बोला था जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, मतलब जो उस टेबल के अकॉर्डिंगली बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठा है ना, उसके लिए आप क्या लिखने वाले हो, सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करने वाले हो। अब उसके जो नीचे आते जाएंगे, मतलब अगर आप कंपेयर करोगे दो को, तो जो ऊपर है उसको सीनियर मोस्ट पे लिखोगे, जो नीचे है उसको जूनियर मोस्ट पे लिखोगे। तो बेसिकली सेकेंडरी सफिक्स सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखते हैं, कब, जब 2 फंक्शनल ग्रुप हो। अगर आपके कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो डायरेक्टली आप उसको सेकेंडरी सफिक्स पे लिखते हो। अब देखो, ये तो कहानी हो गई पिछले वाली, है ना। अब आगे आ जाते हैं, वर्ड रूट से पहले क्या लिखते हैं मैम, प्राइमरी प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, प्राइमरी प्रीफिक्स किस लिए यूज करते हैं अभी मैम, जो हमारी रिंग है वो क्लोज्ड है या ओपन है। अगर हमारी जो हमारा कंपाउंड है, अगर रिंग क्लोज्ड है या ओपन है, कहने का मतलब है अगर आपका ओपन चेन लाइक स्ट्रक्चर है, रिंग नहीं बन रही है तो कुछ भी नहीं लिखोगे, रिंग बन रही है तो साइक्लो का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, और इससे पहले क्या लिखते हैं, यहां लिख लेना, अगर रिंग है तो साइक्लो लिखोगे, टिक लगाया मैंने। ठीक है, अगर रिंग नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखोगे। ठीक है, चलो इससे पहले क्या लिखते हैं मैम, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स देखो, पहली बात तो अगर वो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज हो रहा है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज हो रहा है। किसके लिए यूज कर रहे हो, जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज कर रहे हो। अच्छा, इसके अलावा और आप किस चीज़ों के लिए यूज कर सकते हो, साइड चेन के लिए यूज कर सकते हो, कोई एक्स्ट्रा ग्रुप है उसके लिए यूज कर सकते हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो आपने जो है ना स्टूडेंट्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स इन सब चीज़ों के लिए यूज करना होता है। तो ओवरऑल हमारा क्या जनरल फॉर्मूला है, हमारा ये जनरल फॉर्मूला है। क्या जनरल फॉर्मूला है
हमारा ये जनरल फॉर्मूला है IUPAC नॉमेनक्लेचर का, है ना, याद आया सभी को, याद आया सभी को। चले अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन द नॉमेनक्लेचर, जिससे आपको क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, है ना। चलो अब ना मैं कुछ क्वेश्चंस खोल लेती हूँ यहाँ पर, जो कि आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। लेट मी ओपन इट फॉर यू ऑल, आप लोग भी चाहे ओपन कर सकते हो। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है ये जो मैं करने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जिसमें पहला ऑप्शन मैं यहाँ लिखने जा रही हूँ। पहला ऑप्शन हमें गिवन है CH3, उसके बाद यहाँ पर हमें गिवन है ब्रैकेट में CH3, फिर हमें गिवन है CH2, हमें ये गिवन है बेसिकली। ठीक है जी, सभी को क्लियर है? मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया। इसको देखो अब मैं ओपन करके एक बार लिखूं, क्योंकि कुछ ब्रैकेट में गिवन है, तो अगर हम ढंग से लिख लेंगे ना तो हमें इजीली समझ आ जाएगा। क्या लिखा है देखो, CH3 लिखा है, फिर लिखा है CH, अब इसके ब्रैकेट में क्या लिखा है, CH3 ऐसे लगा दो, है ना। अब साथ में क्या है, CH2 है, फिर साथ में क्या है, CH2 है। CHO को अगर आप ओपन करके लिखना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। दिस इज बेसिकली योर CHO एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर CHO, या फिर हम कहें एल्डिहाइड ग्रुप, ये वाला, ठीक है। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? अभी बता के हटी थी, CHO आ जाए, बात एक ही है। चलो अब इधर देखना, अब कई बच्चे पता क्या सोचते हैं, मैम CH3 को इसी कार्बन पे क्यों लगाया, इस पे क्यों नहीं लगाया। अगर आप ऐसा सोचते हो तो एक बारी ना आप इस पे लगा के देख लो, वैलेंसी भी देख लो कार्बन की, 5 कार्बन हो जाते, मतलब 5 बॉन्ड्स बनते हैं। यहाँ पे लगा के देखो तो देखो इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, और एक हाइड्रोजन के साथ, इट इज सैटिस्फाइंग इट्स वैलेंसी। अगर आप यहाँ लगाते हो तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 हाइड्रोजन और एक नीचे, 5 बॉन्ड बनाएगा क्या, नहीं ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, थोड़ा सा दिमाग लगा के करो भी। ये CH3 इधर लगा हुआ है, आप कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हैं या कार्बन जिनके साथ बॉन्ड बना रहा है उससे आप उसकी वैलेंसी चेक करो, आपका आधा काम तो वहीं आसान हो जाएगा, है ना। चलो अब हमने इतना तो कर लिया। मैम नेमिंग कैसे करनी है आप बताना, आपने फॉर्मूला तो बता दिया, हमने नहीं पहले लेक्चर देखा था, हम तो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यू स्टूडेंट्स हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फॉर्मूला बताया भी, सेंटर मोस्ट पोजिशन पर लिख लो जी वर्ड रूट की राइट हैंड साइड पर लिख लो प्राइमरी सफिक्स की राइट हैंड साइड पर लिख लो सेकेंडरी सफिक्स, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लो प्राइमरी प्रीफिक्स, और इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड पर जी लिख लो सेकेंडरी प्रीफिक्स। यही कहानी तो मैंने तुम्हें बताई है ना, अभी बताई है। अच्छा यहाँ पर अगर किसी ने वर्ड रूट का नहीं लिखा तो लिख लो, अगर एक कार्बन है तो क्या लिखोगे, एक सेकेंड, अगर एक कार्बन है तो क्या लिखोगे, मिथ लिखोगे। अगर 2 कार्बन है तो क्या लिखोगे, इथ लिखोगे। अगर 3 कार्बन है तो क्या लिखोगे, प्रॉप लिखोगे। देखो तभी मैं बोलती हूँ, तुम लोग घबरा जाते हो ऑर्गेनिक से, हम एक ही चीज को कितनी बार कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, है ना। तो घबराना नहीं है, बस हार नहीं माननी। जिस दिन हार मान लिए ना उस दिन सोच लो फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी जंग खुद लड़नी है, और तुम्हारी जंग किसी और से नहीं है, खुद से है, खुद के इस माइंडसेट से है भी तुम नहीं कर सकते, और वो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में। अगर तुमने सोचा है कुछ करना है ना तो बस अपने माइंडसेट को बदलो भी भाई मुझे करना है। और अगर तुम यही सोचते रह जाओगे भी मुझसे नहीं होगा, फिर कोई तुम्हारा कुछ उखाड़ ले तुमसे नहीं होगा। तुमने करना है तो अपने दिल को, अपने मन को, अपने दिमाग को समझा लो मैंने करना है और मैं कर सकता हूँ, बस इतना विश्वास लेके आना है। फिर देखना तुम्हारी जो सोच है, तुम्हारे जो नेगेटिव थॉट्स है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट्स में बदलेंगे और तुम्हारा काम भी होगा। हम किसी चीज से सिर्फ डर के उसे छोड़ देते हैं, सिर्फ डर के। हमें उस चीज को तब छोड़ना चाहिए भी हमने इस पे मेहनत करी है और हमने कर लिया, तब छोड़ो ना, करके छोड़ो ना। कोई चीज आपसे बड़ी कैसे हो सकती है, कोई टॉपिक आपसे बड़ा कैसे हो सकता है, आपके कॉन्फिडेंस से बड़ा कैसे हो सकता है। आप बहुत स्ट्रांग हो लेकिन आपको पता नहीं है इस चीज के बारे में, उस चीज को जगाओ, अपने आप को जगाओ भी मैं कुछ हूं, मैं स्ट्रांग हूं, आई कैन डू एंड आई विल डू, एंड वाई नॉट आई कांट डू। कोई आपको कैसे कह सकता है भी तुम नहीं कर सकते, तुम कर सकते हो। या तुम्हारे टेस्ट में अगर नंबर नहीं अच्छे आ रहे तो तुम कैसे सोच सकते हो भी मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे तो मेरी सिलेक्शन नहीं होगी, मैं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होगा, मेरा ये पेपर क्लियर नहीं होगा, कैसे सोच सकते हो। अरे वो टेस्ट है, टेस्ट में तुमने कहीं गलती करी होगी, तुम्हारा कोई टॉपिक क्लियर नहीं होगा, तभी तभी कम नंबर आया ना। उसको क्लियर करो, उस टॉपिक को पढ़ो और फिर से टेस्ट देकर देखो। बिना पढ़े बिना मेहनत किए हम ये कह देते हैं मुझसे नहीं हो रहा, बहुत टफ है। टफ तब तक है जब तक तुम नहीं कर रहे, जब तुम कर लोगे वो इजी हो जाएगा, समझना इस चीज को।
बस ठान लो टॉपिक छोटा सा है, ठीक है। अगर बड़ा भी है तो टॉपिक बड़ा है, लेकिन मेरे से बड़ा नहीं है, मेरी हिम्मत मेरे हौसले से बड़ा नहीं है, और मैंने करना है, देखना कर जाओगे, ठीक है। चलो वापस आते हैं। मैंने बोला 1 कार्बन है तो मिथ है, 2 कार्बन है तो इथ है, 3 कार्बन है तो प्रॉप है, 4 कार्बन है तो ब्यूट है, 5 कार्बन है तो क्या होगा मैम? पेंट होगा। अच्छा 6 कार्बन है तो बताओ क्या होगा? हेक्स होगा। अब तो याद हो गया होगा सबको। 7 कार्बन है तो क्या होगा? हेप्ट होगा। 8 कार्बन है तो क्या होगा मैम? ऑक्ट होगा, है ना। देखो इस तरह से अगर तुम याद करते हो, बार 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 बोलो। कोई टॉपिक याद नहीं हो रहा, किसी अपने भाई बहन को समझा डालो, घर पे किसी एक बंदे को पकड़ो, बोलो यार मुझे ना ये टॉपिक नहीं हो रहा, एक बार मैं तुम्हें समझाऊं, मुझे क्लियर हो जाएगा। या ये बताने की भी जरूरत नहीं है अभी तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा, बोलो मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे से किया है, ठीक है, और मैं समझाना चाहता हूँ या समझाना चाहती हूँ। और जब तुम पढ़ाओगे ना किसी और को, देखना तुम्हें समझ आ जाएगा, खुद ब खुद समझ आएगा, और तुम्हारे दिमाग में ना और क्वेश्चंस भी राइज होंगे। अच्छा ऐसा हो जाता तो ऐसा होगा, वैसा हो जाता तो वैसा होगा, तो उसके लिए तुम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो बहुत तरीके हैं पढ़ने के, बस पढ़ने में थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट दिखाओ, भी करना है ना, कुछ बनना है तो करना है। अब यहाँ वापस आए, मैंने आपको बता दिया वर्ड रूट कितने कार्बन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ना एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पर ये कार्बन इस पेरेंट चेन में इंक्लूड किया जा सकता है ना, क्योंकि देखो ये हमारी पेरेंट चेन होगी ना। मेन चेन का मतलब क्या? पेरेंट चेन का मतलब मैक्सिमम कार्बन एटम्स हमें कहाँ मिल रहे हैं? लॉन्गेस्ट चेन, है ना। तो यहाँ पर ये कार्बन पहला होगा, क्योंकि ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप है तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी, पहला कार्बन होगा। हाँ जी मैम, ये दूसरा कार्बन होगा मैम, ये तीसरा होगा मैम, ये चौथा होगा, पांचवा होगा। मतलब मैम यहाँ 5 कार्बन की चेन बनेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। यहाँ देखो ये 5 कार्बन की चेन बन गई मैम, बन गई, बिल्कुल बन गई। 5 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट लिखते हो? अभी तो बता के हटी, पेंट लिखते हो। मैंने क्या बोला था, मैंने क्या कहा था? पहले वर्ड रूट लिख लो। तुम लोग नए हो तो पहले वर्ड रूट लिख लो। लिख लिया? पेंट लिख लिया, सभी ने लिख लिया। प्राइमरी सफिक्स लिखे। यहाँ देखो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हो? एन करते हो। यह सभी में सिंगल बॉन्ड है। अब आपको कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। मैंने क्या कहा? कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखो ना, तो यहाँ क्या आएगा? एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा। आएगा मैम। अच्छा आगे बताना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। सेकेंडरी सफिक्स मतलब यू आर यूजिंग फॉर फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। यहां फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। अपने एक चीज ध्यान रखो, एल्डिहाइड के केस में अगर आपका एल्डिहाइड का जो ग्रुप है वो पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो डायरेक्टली सेकेंडरी सफिक्स आप लिखोगे अल, ए एल। क्या लिखोगे? अल। ओ एल मत लिख देना, मैं पहले बता रही हूँ। ओ एल लिख दोगे तो भाई वो एल्कोहल हो जाएगा। ए एल लिखना है, ए फॉर एप्पल वाला, ठीक है, ए एल लिखना है। अच्छा अगर पेरेंट चेन में आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप इंक्लूड नहीं हो रहा है तो कार्बेल्डिहाइड लिखते हैं। अगर इंक्लूड हो रहा है तो अल लिखोगे, नहीं तो कार्बेल्डिहाइड, नहीं तो कार्बेल्डिहाइड लिखोगे, नहीं तो कार्बेल्डिहाइड लिखोगे, ठीक है। अगर इंक्लूड हो रहा है तो अल लिखोगे, नहीं तो कार्बेल्डिहाइड। इंक्लूड हो रहा है ये वाला ग्रुप पेरेंट चेन में, है ना, क्या लिखोगे? अल लिखोगे। अब देखो बच्चे गलती कर जाते हो, ये ई से एंड हो रहा है, अल ए से शुरू हो रहा है, 2 वॉवल साथ नहीं आएंगे, ठीक है मैम, नहीं आएंगे, नहीं लगाते। हाँ जी, नहीं लगाना, नहीं लगाना, अल लगा दो। अब बच्चे कहेंगे मैम क्या हमें यहाँ नंबर मेंशन करना जरूरी है? देखो जब आप मेंशन नहीं कर रहे हो ना तो पता चल जाता है भी भाई वो टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब कॉर्नर पे है, वहीं से नंबरिंग शुरू करिए तो पहले कार्बन आपका एल्डिहाइड ग्रुप है। लेकिन कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है, करना चाहते हो कर दो। पेंटेन 1 अल, ठीक है। अब ध्यान देना, अल्फाबेट डिजिट के बीच में डैश आएगा, हमेशा डैश आएगा। डिजिट और डिजिट के बीच में हमेशा कॉमा आएगा। समझे सभी कहानी? चलो जी, ये हो गया, इतना हो गया ना, इतना हो गया। अब इसके आगे वाला कहानी, प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ होगा। क्लोज चेन है ओपन चेन है? बताओ। ओपन चेन है तो नहीं होगा, क्लोज है तो साइक्लो लिखेंगे, ठीक है। क्या रह गया? सेकेंडरी प्रीफिक्स। मैंने कहा था एक्स्ट्रा ग्रुप हो, साइड चेन हो, 2 फंक्शनल ग्रुप हो तब यूज करते हैं। यहाँ क्या है? एक्स्ट्रा, ये CH3 एक्स्ट्रा, इसको क्या कहते हैं? मिथाइल कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? इसे मिथाइल कहते हैं। कौन से कार्बन एटम पे? भी तो बताना जरूरी होता है, 4th पर है। क्या आएगा? 4 के बाद डैश, डैश क्यों आएगा? डिजिट और अल्फाबेट में क्या आएगा? डैश आएगा। तो 4 डैश मिथाइल पेंटेन 1 अल, या पेंटेनल भी कह सकते हो। क्लियर हुआ? पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन मेरे हिसाब से सभी बच्चे कर चुके होंगे। चलो अगला देखते हैं इसी के अंदर। अगला देखें जी मैम, बिल्कुल देखिए, लिखिए मैम। सेकंड क्या है? सेकंड क्या है? सेकंड है CH3 CH2 CO CH C2H5 CH2 CH2 Cl।
चलो अब देखो इसको लिखे, इसको भी ओपन करके ना ऐसे लिख लेते जैसे हमने लिखे, यहाँ लिख लेते ताकि इसकी नेमिंग इधर कर लेंगे, बड़ा बड़ा लिखते हैं इसको। देखो पहले क्या है CH3 है, फिर क्या है CH2 है, फिर क्या है CO। अब देखो ना, देखो ना बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पर, क्या गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, देखो इसको ना उसने डायरेक्टली CO लिख दिया है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, CO का मतलब कार्बन ऑक्सीजन में एक बॉन्ड, नहीं, यहाँ इसका मतलब है ऐसे, ठीक है, मतलब ये कीटोन की बात हो रही है, इधर भी R ग्रुप इधर भी R ग्रुप, समझे समझे, ये CH है। अब फिर से ब्रैकेट आ गया, अब देख लो यहाँ लगेगा यहाँ लगेगा, तुम्हें पता है वैलेंसी पूरी करनी है, ऑब्वियसली ये यहाँ लगेगा C2H5। अब डैश लगेगा, CH2 है जी, है मैम, फिर क्या है CH2 है, फिर क्या है Cl है। कहानी क्लियर हुई सभी को क्लियर हुआ। अच्छा आप बता ना नंबरिंग कहाँ से होगी, गलती कर जाओगे तुम इसमें, नंबरिंग कहाँ से होगी। अब जो बच्चे ने ध्यान से सुना है ना वो बहुत आराम से कहेंगे मैम जहां से फंक्शनल ग्रुप पास है वहां से नंबरिंग होगी, यहां से चलेंगे तो थर्ड कार्बन पे ही आता है, जिस मतलब थर्ड कार्बन इज अवर कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन, इधर से चलते हैं मैम तो 1 2 3 फोर्थ पे आता है, तो ऑब्वियसली यहां से चलेंगे 1 2 3 4 5 6, हमारी मैम पेरेंट चेन क्या बनेगी, देख लो भाई क्या बनेगी, देख लो भाई, ये क्या है, ये पेरेंट चेन है। सभी को क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। 6 कार्बन एटम की पेरेंट चेन है, 6 कार्बन एटम की पेरेंट चेन के लिए क्या वर्ड रूट लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। अच्छा अब वर्ड रूट के बाद क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन में किस प्रकार का बॉन्ड है मैम, सिंगल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे मैम, एन लिखेंगे, बिल्कुल सही। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है मैम, ये रहा फंक्शनल ग्रुप, कौन सा बताओ बताओ फटाफट बताओ, ये रहा, यही है, यही है, कौन सा है, कीटोन वाला है। कीटोन वाले के लिए क्या लिखते हैं आपने मैम, एल्डिहाइड वाले के लिए तो बता दिया, दिस वन वाज फॉर एल्डिहाइड। अच्छा मैम अगर कीटोन आ जाता है तो क्या लिखते हैं, फॉर कीटोन हम यूज करते हैं ओन, क्या लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स, क्या लिखते हैं ओन, ONE, इसका ONE से एंड होता है ना ओन, ठीक है, ठीक है। एल्डिहाइड का स्टार्टिंग वाला अल लेते हैं क्योंकि अल्कोहल का OL ले रहे थे ना इसलिए, ठीक है, फिर से बोल रही हूँ, अल्कोहल का OL लेते हैं, एल्डिहाइड का अल लेते हैं, गलती मत कराना, ठीक है जी। चलो अब देखो यहाँ ओन लिखेंगे, ओन लिखेंगे, लेकिन हेक्सेन का E से एंड हो रहा है, ओन का O से स्टार्ट हो रहा है, फिर से E नहीं आएगा, E को हटा दोगे। अच्छा अब यहाँ नंबर मेंशन करना बहुत जरूरी है ना। अच्छा कौन से कार्बन पे है मैम, थर्ड कार्बन पे है, तो क्या लगेगा, -3 डैश ओन। अब डैश डैश क्यों लगाया, क्योंकि अल्फाबेट और डिजिट में क्या आएगा, डैश आएगा, ठीक है जी। चलो इतनी कहानी हो गई। प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, नहीं होगा बिकॉज इट इज ओपन चेन। सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा, होगा मैम, ये है ना एक्स्ट्रा, ये है ना एक्स्ट्रा। अच्छा इसको क्या बोलते हो, एक कार्बन के लिए मिथाइल है ये वाला, 2 के लिए क्या हो जाएगा, ये इथाइल हो जाएगा, 3 के लिए प्रोपाइल, 4 के लिए ब्यूटाइल, है ना, ऐसे ही है। अब देखो जब ये ग्रुप के तौर पे होता है ना तो इथाइल मिथाइल ब्यूटाइल आइल आइल करके लगाते हैं। अब ये क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरो बोलते हैं, जब हम इसको एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। अब देखो ई पहले आता है या सी पहले आता है, ये चीज देखना है अल्फाबेटिकली। मैम सी पहले आता है तो पहले इसको लिखोगे, अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा, अब सी पहले आता है, क्लोरीन पहले आता है, क्लोरो पहले आता है, कौन से कार्बन पे, 6th पे, तो क्या लिखोगे 6 फिर डैश फिर लिखोगे क्लोरो फिर डैश लिखोगे। अच्छा अब ये क्या है, इथाइल, इथाइल किस पे है, 4th कार्बन पे, 4 के बाद क्या आ जाएगा, इथाइल आ जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन 3 ओन। सभी को क्लियर हुआ, फटाफट से इसको लिख डालो, फटाफट से लिख डालो ताकि अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर लोगे ना नॉमेनक्लेचर, देखो इजी थी ना। चलो देखिए नेक्स्ट, थर्ड देखें, चलिए थर्ड जो एनसीईआरटी का ही है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। एक सेकेंड, क्या है, CH3 है, CH है मैम, डबल बॉन्ड CH है, CHO है ना, यही है, मैं यही लिख ही लेती हूँ बाकी भी ताकि एक ही बारी में हो जाएगा। फोर्थ है CH3 CO CH2 CO CH3, ठीक है। और भाई हमारी फिफ्थ वाला यहाँ लिख लेते हैं, एक फिफ्थ भी ले लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2C CH3 का ट्वाइस CO CH3। चलो भाई करें करें स्टार्ट, ठीक है ठीक है। जिसका जल्दी जल्दी एक हो जाता है वो दूसरे पे चले, जिसका दूसरा हो जाता है मतलब नेक्स्ट पे चले, ऐसे है, ठीक है। चलो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ ऑलरेडी ड्रॉन है, लेकिन अगर आपने इसको ग्रुप को ओपन अप करके लिखना तो आप लिख सकते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ क्या है C डबल बॉन्ड OH, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इफ़ यू वांट टू, ठीक है। करें
अच्छा, अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप वाले को मिलेगी। ऑब्वियसली फंक्शनल ग्रुप वाले को आप प्रायोरिटी देने वाले हो, तो यहाँ पर ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। 4 कार्बन एटम के लिए वर्ड रूट होता है ब्यूट। अब उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। कार्बन कार्बन में किस प्रकार का बॉन्ड है? तो देखो सेकंड और थर्ड में डबल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए ईन लिखते हैं, ENE लिखते हैं, लेकिन नंबर मेंशन करना जरूरी है किस नंबर ऑफ कार्बन एटम के बीच में। सेकंड और थर्ड के बीच में ना तो छोटा नंबर लिखते हैं। सेकंड और थर्ड के बीच में छोटा नंबर क्या है? 2 है। तो क्या आएगा? ब्यूट, फिर डैश, फिर 2, फिर डैश, फिर इन। इस तरह से मतलब क्या है? मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, कहने का ये मतलब है। ठीक है, चलो अब देख, अगर मान लो थर्ड और फोर्थ के बीच में तो क्या लिखते? थर्ड नंबर लिखते, मतलब थर्ड और फोर्थ के बीच में। अब सेकंड और थर्ड के बीच में तो हमने सेकंड लिख दिया। इन का मतलब डबल बॉन्ड के बारे में भी, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए क्या लिखते हैं? अल लिखते हैं, अगर वो इंक्लूड हो रहा है इन ई से एंड हो रहा है, इन ई से एंड हो रहा है। अच्छा मैम, यहाँ क्या लिखेंगे? 1 अल लिख देंगे। डायरेक्टली अल भी लिख सकते हो, बट ऑब्वियस अगर डायरेक्टली लिख रहे हो तो पता चल जाएगा भी भाई फर्स्ट कार्बन एटम की बात की गई, और ये टर्मिनल पे होता है तो डायरेक्टली अल ही लिखते हैं। बेसिकली टर्मिनल पे ही आएगा अगर आप उसको पेरेंट चेन में इंक्लूड कर रहे हो। टर्मिनल मतलब कोने पे, ठीक है, एक साइड पर। अब चलो, ये तो हो गया हाँ जी। अच्छा मैम ये बताइए भी इसके आगे प्रीफिक्स है कुछ? देख लो, प्राइमरी प्रीफिक्स होगा? नहीं मैम, ओपन चेन है। अच्छा, सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा? नहीं मैम, कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा, तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2 इन 1 अल, या फिर ब्यूट 2 इन अल, आप ऐसे भी बोल सकते हो। चलो इस पे देखे लिखे, हाँ जी, चलो इसको भी ड्रॉ करके देखना, लिख सकते हो CH3। अब CO है मतलब कुछ इस तरह से है, फिर क्या है? CH2, हाँ जी, फिर क्या है? C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है? CH3। ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है। हाँ जी मैम, देखने को मिल रहा है मैम। ठीक है, नंबरिंग करें? करो, ठीक है जी। 1 2 कहीं से भी कर लो, 3 4 5, बात एक है। यहाँ से करोगे तो भी सेम है, वहां से करोगे तो भी सेम है। 5 कार्बन एटम के लिए क्या वर्ड रूट होता है मैम? पेंट होता है। कार्बन कार्बन में किस प्रकार का बॉन्ड है मैम? सिंगल बॉन्ड है। एन लिखेंगे, मतलब प्राइमरी सफिक्स यहाँ क्या लेंगे मैम? एन लेंगे, ANE लेंगे। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताओ, कार्बन कार्बन का तो तुमने मेंशन कर दिया, प्राइमरी सफिक्स तो लिख दिया, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप क्या है मैम? फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा आपके सामने है ना, एक ये रहा कीटोन वाला, एक ये रहा कीटोन वाला। हाँ जी, अब इस बार 2 है मैम, तो क्या करेंगे? 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ कहाँ है? सेकंड पर है और फोर्थ पर है, तो पेंटेन, फिर क्या आएगा? सेकंड पर है कॉमा 4 कॉमा। अब देखो 2 डिजिट्स आ गए तो कॉमा लगाओगे, अब फिर क्या आएगा? डैश आएगा। 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई लिखेंगे, और क्या आ जाएगा? ओन आ जाएगा। अच्छा, पेंटन 2,4 डाइओन क्या हो जाएगा? पेंटन 2,4 डाइओन हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर कोई प्राइमरी सफिक्स है? नहीं है, क्योंकि ओपन चेन है। सेकेंडरी सफिक्स है? नहीं है मैम। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं है। तो पेंटन 2,4 डाइओन। अच्छा, ये एक और चीज, इसको हटा दोगे, इको। क्यों हटा दोगे इको? हाँ, क्योंकि देखो आपने डाई ट्राई टेट्रा को इंक्लूड नहीं करते इस वजह से, तो पेंटन 2,4 डाइओन हो जाएगा। इसको देखें, चलो इसको भी लिख लेते हैं। CH3 CH, इस पे लगा है CH3, यहाँ पर है CH2, इस C पे अब 2 CH3 है, तो एक CH3 यहाँ दिखा दो, एक CH3 यहाँ दिखा दो, 2 लगाओ ना यहाँ देखो। फिर क्या है? C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है? CH3। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग नेम होने वाला है ना, इजी भी लग रहा है। चलो कैसे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास है उसी को नंबरिंग मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 मैम, 6 कार्बन एटम की पेरेंट चेन है। हाँ जी बिल्कुल सही, 6 कार्बन एटम की ये पेरेंट चेन है। 6 के लिए क्या वर्ड रूट लिखते हैं मैम? हेक्स लिखते हैं। कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ, सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है मैम? C डबल बॉन्ड O है, कीटोनिक है, सेकंड कार्बन पर है। ठीक है जी। किस कीटोन के लिए क्या लिखते हैं? सेकेंडरी सफिक्स ओन लिखते हैं। सेकंड पर है तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन 2 ओन हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा मैम। अच्छा, ये तो हमारा वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स हो गया। वर्ड रूट से पहले क्या लिखते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स। ओपन चेन है, नहीं लिखेंगे। साइक्लो नहीं लिखेंगे ना, क्लोज के लिए लिखते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स कुछ एक्स्ट्रा, अरे बहुत कुछ एक्स्ट्रा, यहाँ ये CH3 एक्स्ट्रा है, ये CH3 एक्स्ट्रा है। CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। कहाँ कहाँ पर है मिथाइल ग्रुप? सेकंड पर 2 बार है और 5 पर 1 बार है, तो सेकंड पर 2 बार है तो 2,2, फिर 5 पर है। ठीक है, 3 बार है, अब टोटल 3 बार है, ट्राई लिखेंगे। क्या है? 3 बारी मिथाइल है, तो क्या नाम हो जाएगा? 2,2,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। क्या हो जाएगा? 2, ओ सॉरी, नॉट ऑन 2, वेरी 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 सॉरी, सेकंड नंबर पर नहीं, थर्ड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है ना। तो 3,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 2 ओन, नाम क्या होगा? 3,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन 2 ओन। सभी को क्लियर हुआ? हाँ जी, फटाफट से लिख लो ताकि आगे प्रोसीड करें। सभी ने लिख लिया? अच्छा चलो, अब आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन पहले ही दे देती हूँ, इस टॉपिक से रिलेटेड है ना। चलो पहले ही होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर लिख लो भाई, लिख लो लिख लो। NCERT इंपॉर्टेंट है ना, करते चलना है ना साथ साथ।
चलो अब आपने करना है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर, यहाँ मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर का पार्ट नंबर लिख रही हूँ मैं, 6th एंड 7th। 5 तो हमने कर लिया ना, 6th एज वेल एज 7th, 2 ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी करना है आपने। जो क्वेश्चन 2 है उसमें स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, आपको नाम दिए हुए हैं, ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 करना है आपने एनसीईआरटी का। इसके ना सब पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 8 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो ये कर लेना, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का आपका आईयूपीएससी से रिलेटेड होमवर्क है जो आपने करना है। सभी पहले इसको लिख लो, मार्क कर लो, एनसीईआरटी हो तो ओपन कर लो, इजी हो जाएगा तुम लोगों के लिए, है ना। कर लोगे, चलें आगे चलें। ओके चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है भाई, देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर। अब हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अच्छा स्ट्रक्चर में मैम हम क्या बात करेंगे, स्ट्रक्चर में हम कार्बोनाइल जो हमारा ग्रुप है ना उसकी बात करेंगे। मतलब हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के बारे में। अच्छा सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के बारे में हमें यहाँ क्या देखना होता है, देखो यहाँ पर ना हम कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के इर्द गिर्द सब कुछ बात करते हैं। पहली बात तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, मैं अगर आपसे पूछती हूँ इसका नेचर कैसा है, तो इट इज पोलर इन नेचर। क्यों पोलर है, क्योंकि यहाँ पोल्स राइज कर रहे हैं। अच्छा कैसे कह सकते हो मैम, मुझे एक बात बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई फर्क होगा या नहीं होगा, आप कहोगे होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन इन कंपैरिजन टू कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। आपने कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस देखे ना जिसके अंदर हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, किस बेसिस पे ब्रेक करते हैं, भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रिस्पेक्ट में ज्यादा है ना, तभी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर चले जाते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ऐसी टेंडेंसी जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है जो, है ना। तो मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। अच्छा अगर वो ये हम इस बॉन्ड को यहाँ ब्रेक कराते हैं, अब इस बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेट अस से हम यहाँ बॉन्ड ब्रेक करवा रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे थे ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को ले गया तो कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कैसे मैम, देखो कोई भी एक न्यूट्रल स्पीशीज है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, नेगेटिव चला गया तो क्या बचा, पॉजिटिव बचा, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा जी, पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो ये क्या है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया बेसिकली। अब मुझे यहाँ पे बताओ कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, कार्बन को अगर आप गौर दो तो कार्बन क्या कर रहा है, 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक पाई बॉन्ड बना रहा है, 3 सिग्मा। अब देखो जब भी हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं ना, पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करते, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, है ना। कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। एक हमारा पाई बॉन्ड बन रहा है, पाई बॉन्ड नहीं गिनना। 3 के लिए हम क्या हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज। और इसकी क्या हम शेप बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। अगर मैं इनके बीच के बॉन्ड एंगल की बात करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अच्छा अब ये चीज तो आपको पता है, चार्जेस आए, यहाँ ये चार्जेस क्यों आए, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये इसके स्ट्रक्चर की बात हो गई, इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई, इसके बॉन्ड एंगल की बात हो गई। क्या इसमें कुछ समझने वाला था, इजी था सब कुछ, है ना। चलो अब हम प्रोसीड करते हैं हमारे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन पे। मैं फिर से रिपीट करूंगी, जो आज हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करेंगे वो दोनों के लिए कंबाइंड पढ़ रहे हैं, जहां एल्डिहाइड और कीटोन सेम ही हमारे रिएजेंट से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। उसके बाद ना नेक्स्ट लेक्चर में हम इंडिविजुअली एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन मेथड्स भी देखेंगे। तो चलो अगर मैं बात करती हूँ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में, सबसे अब ना जो मैं पढ़ रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपने अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर देखा है, पढ़ा है, ठीक है, जो हमने अभी कवर किया, या आपने हेलोल्केन भी किया है, तो देखना अभी जितनी रिएक्शंस है ना सब आपने की हुई है।
एंड यू विल बी फीलिंग सो हैप्पी भी मैम हमने एक बार ही पढ़ा था, देखो उसका दोबारा यूज आ गया, मतलब हमें इसको बार बार याद नहीं करना, मैं यही तो बोल रही हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक रिएक्शन जो अभी पढ़ रहे हो वो बाद में दोबारा पढ़ोगे, और जब बारी बारी पढ़ोगे वो खुद ब खुद याद हो जाएगी, तो घबराओ मत बिल्कुल भी ऑर्गेनिक से, ओके। उल्टा इंटरेस्टिंगली इसको पढ़ो, देखो कितनी ईजी लगेगी तुम्हें। अब जैसे कि मैंने बोला, जो यहाँ हम प्रिपरेशन मेथड देखेंगे वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अल्कोहल में हमने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ा था, तो वहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो देख रहे हैं, दैट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। पहला कौन सा देख रहे हैं? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। कौन सा देख रहे हैं? अल्कोहल की ऑक्सीडेशन वाला मेथड देख रहे हैं। अच्छा, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन वाले मेथड में ध्यान से समझना यहाँ क्या होने वाला है। बहुत सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हम दो तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, माइल्ड एज वेल एज स्ट्रॉन्ग। पहले याद कराती हूँ जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। अगर आप प्राइमरी, आपको देखना याद आ जाएगा, ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो, तो यू विल बी ऑब्टेनिंग एल्डिहाइड, पढ़ा था? अरे यस मैम, याद आ गया, आ गया। अच्छा, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लोगे स्टूडेंट्स, तो क्या प्रोड्यूस होगा? तो प्रोड्यूस होगा कीटोन, ठीक है। अगर आप टर्शरी अल्कोहल लोगे स्टूडेंट्स, तो क्या प्रोड्यूस होगा? एल्कीन। क्या प्रोड्यूस होगा? एल्कीन होगा। अरे मैम हमें याद आ गया, ये तो वही है, वही तो है, देखो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ा था, यहाँ प्रिपरेशन में पढ़ रहे हो, है ना? कर लोगे? क्वेश्चन दो। अच्छा अच्छा मैम, ये तो बता दो, रिएजेंट तो बता दो एक बार, इसमें रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ मैंने आपको बोला, यहाँ हम ना दो तरह के रिएजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। आइदर आप क्या लोगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? बेसिकली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ना, हम प्राइमरी अल्कोहल के अंदर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर जब हमने कीटोन बनाना है तो यहाँ माइल्ड भी ले लेते हैं और स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बेसिकली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर हमारा आ जाता है पीसीसी। कौन सा आता है? पीसीसी। आपको याद है मैंने एक रिएक्शन में बोला था, जो हमारा एल्डिहाइड है उसकी गुड यील्ड नहीं आती अगर हम CrO3 लेते हैं, है ना। और अगर गुड यील्ड आपने प्रोड्यूस करनी है फ्रॉम अल्कोहल, तो किसका इस्तेमाल करोगे? पीसीसी का करोगे, याद आया ना। तो वही तो चीज़ है, देखो यहाँ पर पीसीसी का इस्तेमाल करो, या फिर आप CrO3 का इस्तेमाल करो विद पिरिडीन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है? ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आप यूज़ करते हो। अब बारी आती है अगर आप अपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करते हो। किसकी बात करते हो? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ना जोन्स रिएजेंट होता है, एक आप वो यूज कर सकते हो, जोन्स रिएजेंट है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या करते हो? देखो अभी मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर हम ओनली CrO3 ले रहे हैं। अगर आप CrO3 को किसके साथ लेते हो? वाटर के साथ लेते हो, तो इट कैन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। या आप PDC ले सकते हो, KMNO4 ले सकते हो, दे ऑल्सो एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है जी। तो ये हमारे क्या हो गए, आप इनका इस्तेमाल करते हो और आप ऐसे कन्वर्जन करवाते हो। एक आधी रिएक्शन करके देखें। अब देखो, ये तो आपको जस्ट फॉर नॉलेज से बताया क्या क्या यूज करने वाले हो, ये आपको पहले से कहानी पता थी। अगर मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, CH3CH2OH, और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है मैम? ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेट अस से हम यहाँ पर ले लेते हैं PCC। अब मुझे ना यहाँ पे एक छोटी सी चीज बताओ, पहले तो देखो प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है। ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री देख लो। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? एक से जुड़ा, तो ये कार्बन कैसे? 1 डिग्री कार्बन, तो ये अल्कोहल कैसा हो जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, मतलब इसको सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दो, CH3CHO। अरे बताओ, यही तो होगा, क्या होगा? यही तो होगा। हाँ जी, क्लियर हुआ। एक और क्वेश्चन करें, देखो कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। अरे डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया? CH2H, बताओ यहाँ क्या होगा? ये भी PCC में है मैम, बहुत सिंपल है मैम, बहुत सिंपल है। प्राइमरी अल्कोहल है मैम, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यही तो हुआ है। देखिए देखिए, कर लोगे एवरीवन? कर लोगे? एक और करें? अच्छा जी, एक और क्वेश्चन करवा दो, कर लेते हैं, चलो बताओ। यहाँ बताना क्या होगा।
अब यहाँ पे पहले अल्कोहल की डिग्री चेक करते हैं, करो मैम। OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होगा। मतलब कि मैम हमें, अरे यार रुको, इसको हम थोड़ा ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना। मतलब कि मैम हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा, हाँ जी कीटोन मिलेगा। क्लियर हुआ सभी को? पहले इसको ना फटाफट से लिख लो ताकि हम आगे प्रोसीड कर सके। इसको ना पहले फटाफट से लिख लो, 2 मिनट लगाओ, फटाफट से लिख डालो। 2 मिनट लगाइए, फटाफट से लिख डालिए, फटाफट से लिख लो। चलो ये तो था बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, लिख लिया, लिख लिया। अच्छा, इसी के अंदर अल्कोहल के अंदर ही हमने डिहाइड्रोजिनेशन भी देखा ना, देखा था, याद है? सेकंड मेथड कौन सा है? बाय बाय डिहाइड्रोजिनेशन, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। ये हमने सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में देखा था। अब यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम वही कहानी है। यहाँ पर H2 गैस लिबरेट होती है। अब आपको ये रिएक्शन याद आएगी, हमने प्रैक्टिस सेशन में भी ये रिएक्शन लिखी थी। आप यहाँ पर Cu का इस्तेमाल करते हो विथ 300 डिग्री सेल्सियस, हमने ये रिएक्शन देखी थी। अब मैं आपको बताती हूँ Cu के साथ साथ ना आपको यहाँ पर Ag भी देखने को मिल सकता है, Ag विथ 300 डिग्री सेल्सियस। सो इट इज द सेम थिंग। वहां पर भी क्या होगा? वहां पर भी H2 गैस लिबरेट होगी, घबराने की जरूरत नहीं है, डिहाइड्रोजनेशन ही होगी। यहाँ पर भी सेम कहानी है। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल लेते हो तो आपको एल्डिहाइड मिलने वाला है, तो आपको एल्डिहाइड मिलने वाला है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो तो यू आर गोइंग टू गेट कीटोन। अगर आप टर्शरी अल्कोहल लेते हो माय डियर स्टूडेंट्स तो आपको क्या मिलने वाला है? एल्कीन मिलने वाला है। बस ध्यान क्या देना है, किसकी प्रेजेंस में होता है? Cu विद 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अगर मान लो, बहुत सिंपल से केसेस है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं भी हम कहें डिफरेंट चीज है जो आप पढ़ रहे हो। अगर मान लो मैं आपको दे रही हूँ CH3CH2OH, तो आपको यहाँ पर अगर ऊपर Cu विद 300 डिग्री सेल्सियस मिल जाए तो सिंपल सी कहानी है, डिहाइड्रोजनेशन होने वाला है। यहाँ पर क्या होगा आपने देखना है, ये प्राइमरी अल्कोहल है तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। कहानी खत्म, इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है ना। अगर मान लो मैं आपको यहाँ दे दूं CH3CHOH CH3, अब यहाँ को एरो पे क्या दे दिया? Cu विथ 300 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है क्या होगा? कैसा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है? कीटोन में कन्वर्ट होता है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है मैम, जो OH ग्रुप जहां लगा है उसकी जगह कीटोनिक ग्रुप लगा दो, कहानी खत्म, कहानी खत्म, इतना ही है ना। चलो अब मेरे को बताओ, अगर आपको टर्शरी अल्कोहल मिलता है CH3C CH3 CH3OH, यही तो है टर्शरी। टर्शरी में क्या करना है? टर्शरी में मैम बहुत सिंपल कहानी है, जहां OH है ना बस उन वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ जी, क्या होगा मैम? CH3C डबल बॉन्ड CH2CH3, यही तो है। यहाँ OH ग्रुप को हटा करके आपने कीटोनिक ग्रुप लगा दिया, यहाँ OH ग्रुप को हटा करके एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, यही तो किया है। प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में कर दो, सेकेंडरी है तो कीटोनिक में कर दो, टर्शरी है तो एल्कीन में कर दो। ध्यान दो, Cu इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस होगा। कई कई जगह पे Ag भी लिखा होगा, कहानी सेम वही होगी, सेम वही होगी। कर लोगे? अब तो सिंपल था ना ये भी। देखो सब पढ़ा हुई है, तुमने ये भी पिछली क्लास में पढ़ा था, वो भी पिछली क्लास में पढ़ा था, अगर तुम्हें याद है पिछले चैप्टर में पढ़ा था, नॉट पिछली क्लास, पिछले चैप्टर। अब एक और बताती हूँ, एक और बताते हैं। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल का ही एक और केस है, ये भी तुमने पहले पढ़ा है। तुम कहोगे क्या बात है, ये मतलब चैप्टर में ऐसे ही निकलने वाला है, हमारा किया हुआ ही निकलने वाला है। हाँ जी, अगर आपने अटेंटिवली सुना है ना तो अच्छे से हो जाएगा, और अगर नहीं सुना है तो भी देखो स्टूडेंट्स आपके सामने सीधी चीज बता दी है। प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदल दो, सेकेंडरी को कीटोन में बदल दो, टर्शरी को एल्कीन में, मतलब डबल बॉन्ड वाले में बदल दो। तुम्हें पता है एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CHO। तुम्हें पता है कीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? C डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द कार्बन की चेन होगी। तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पर ना बाय HiO4, याद होगी ये रिएक्शन। अच्छा, इसके अलावा ना कई जगह पर और आपको ये भी देखने को मिल सकता है, मतलब Pb के रिस्पेक्ट में CH3COO4 आपको ये भी देखने को मिल सकता है। तो घबराने की बात नहीं है, इसका भी मतलब वही है, वहां पर भी ऑक्सीडेशन ही होने वाली है। अब यहाँ पर मैं बताती हूँ, यहाँ पर हम बताते हैं किस तरह से रिएक्शन होगी। मान लो आपको यहाँ पर ऐसे दे देते हैं केस R CHOH
CHOH, लेट अस से यहाँ CH3 है, मान लो कुछ ऐसा केस आपको दे दिया जाता है, या हम R डैश लेना है, R मतलब दोनों R CH3 ले लो, या डिफरेंट ले लेते हैं, एक R ले लेते हैं, एक R डैश लेते हैं, मतलब अगर आप एक CH3 ले रहे हो तो दूसरा C2H5 ले लो, ठीक है। अब यहाँ होगा क्या, ये HiO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। कहानी सिर्फ इतनी सी है, आपने क्या करना है, आपने इस बॉन्ड को तोड़ देना है, दैट्स इट, बॉन्ड को तोड़ देना है, दैट्स इट। क्या बनेगा देखो, यहाँ क्या बनेगा, RCHOH है, बेसिकली RCHOH है ना। तो अब आपको देखो क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप इस रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हो, आपने बॉन्ड की ब्रेकेज करनी है और ऑक्सीडेशन करनी है, इन शॉर्ट ऑक्सीडेशन करनी है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, देखो अगर आप यहाँ पर करोगे तो इन दोनों को आप सेपरेट कर रहे हो, यहाँ बनेगा RCHO, यहाँ क्या बनेगा RCHO बनेगा, ठीक है जी। अब अगर आप यहां पर देखोगे तो यहाँ क्या बनेगा R-CHO। देखो हम पिछले केस में क्या होता था, OH होता था, हम उसको हटा करके एल्डिहाइड बना रहे हैं, OH होता था उसको हटा करके कीटोनिक ग्रुप बना रहे हैं। यहाँ पर भी वही चीज है, बस बॉन्ड को तोड़ो और जो ग्रुप बन रहा है वो बना दो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर OH को क्या हटा करके बना दोगे, CHO ग्रुप लगा दोगे। अब मान लो, अब देखो आप कहोगे मैम कीटोन कब बनेगा, एक एग्जांपल कीटोन का बताऊंगी, तुम ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। RCR मान लो, यहाँ लगा है OH, यहाँ पे भी CR, यहाँ लगा है OH, यहाँ पर भी R है। अब इसको ब्रेक करोगे तो देखो क्या होगा, इसको ब्रेक करोगे तो देखो इस कार्बन पे 2 R ग्रुप है, OH को हटा करके बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप लगाना है ना, OH को हटाकर बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप लगाना है, दैट इज C डबल बॉन्ड O लगाना है। यहाँ पर तुमने जब C डबल बॉन्ड O लगाया तो एक तरफ H था एक तरफ R था, तो एल्डिहाइड ही बनेगा। यहाँ पर जब इसको हटा करके C डबल बॉन्ड O लगाओगे तो दोनों तरफ R है, मतलब यहाँ क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O R बनेगा, यही तो बनेगा। अच्छा मतलब यहाँ पे भी OH ग्रुप को हटा के C डबल बॉन्ड O लगाना है, हाँ जी, तो यहाँ क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O R बनेगा। समझे कहानी, मतलब OH को हटा करके कार्बोनिल ग्रुप ही लगाना है ना, हम बेसिकली डील किससे कर रहे हैं, कार्बोनिल ग्रुप से ही कर रहे हैं ना। यहाँ पर भी इसको हटा के कार्बोनिल ग्रुप लगाओगे तो एक तरफ R एक तरफ H, एल्डिहाइड तो बनेगा, एक तरफ R डैश एक तरफ OH, सॉरी एक तरफ R डैश एक तरफ H, तो क्या आ जाएगा, फिर से एल्डिहाइड आ जाएगा। क्लियर हुआ, कर लोगे, हाँ जी, ये अल्कोहल के रिस्पेक्ट में था। अच्छा अब ये भी तुमने करा हुआ है, चलो बाय हाइड्रोकार्बन्स, नेक्स्ट प्रिपरेशन है बाय हाइड्रोकार्बन्स। क्या है, बाय हाइड्रोकार्बन्स है। कैसे है मैम, समझाना। हाँ जी देखो, हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ना हम बनाते हैं बाय ओजोनोलाइसिस। क्या, बाय ओजोनोलाइसिस, बाय ओजोनोलाइसिस, ये इंपॉर्टेंट है, बाय ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, किस तरह से इसको करवाते हैं, पहले आपको एक ट्रिक बताती हूँ, फिर इसका मेथड भी बता दूंगी, इजी हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास ना अभी एल्कीन्स के साथ होता है, एल्कीन मतलब जिसमें डबल बॉन्ड है, जैसे मान लो आपको गिवन है RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ओजोनोलाइसिस बेसिकली क्या करते हैं, हम यहाँ पर ओजोन की क्या करते हैं, ये जो मैं करवा रही हूँ ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है, ऑक्सीडेटिव भी होती है बट जनरली हम रिडक्टिव ही लेकर के चलते हैं, जब कुछ नहीं दिया होता तो भी रिडक्टिव ही लेते हैं। यहाँ पर O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Zn और वाटर, ऐसे होगा, आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है जी। अब यहाँ होगा क्या, देखो पहले ट्रिक समझना, उसके बाद मैं आपको मेथड भी बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, आपने डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों को ऑक्सीजन प्रदान कर देने हैं, सिंपल। इसको डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर, जब एक ऑक्सीजन इधर दिया क्या बनेगा RCHO एल्डिहाइड, एक ऑक्सीजन इधर दिया क्या बनेगा HCHO, यही तो बनेगा। देखो यहाँ 2 H थे ना, तो इसको ऐसे लिख दिया HCHO, मतलब यहाँ पर मेरा क्या ऑब्टेन हुआ, यहाँ क्या ऑब्टेन हुआ, यहाँ एक तो मुझे एल्डिहाइड मिला, ये क्या है एल्डिहाइड। अच्छा इसका कॉमन नेम अभी आपको बता के हटी थी, इसे क्या कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, क्या कहते हैं मैम, फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं। तो ये आपको ट्रिक है एक तरह से, डबल बॉन्ड को तोड़ो, दोनों को ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो, है ना। अच्छा मान लो अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए RCR डबल बॉन्ड CH2, फिर से वही चीज O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Zn एंड वाटर। अब क्या करोगे मैम, सिंपल सी कहानी है, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन इधर दे दो एक ऑक्सीजन इधर दे दो, क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड OR, और यहाँ क्या मिलेगा, ये फिर से वही HCHO बन जाएगा। अच्छा मैम यहाँ से हमें क्या मिलेगा, मैम यहाँ से हमें कीटोन मिलेगा, और मैम क्या मिल रहा है, देखो फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है, यही तो मिल रहा है, यही तो मिल रहा है, यही तो मिल रहा है। सिंपल हुआ, सिंपल हुआ, इजी हुआ। यहाँ पर ना एक चीज पता क्या खास बात है, देखो ये अनब्रांच्ड एल्कीन है, यहाँ ब्रांचिंग नहीं है, मतलब अनब्रांच्ड एल्कीन से आपको एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है, और ब्रांच्ड एल्कीन से आपको कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड मिल रहा है, मतलब इससे कीटोन और एल्डिहाइड दोनों मिलते हैं, लेकिन अनब्रांच्ड वाले से आपको क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। ब्रांचिंग मतलब ऐसे, दिस इज ब्रांचिंग ना, यहाँ ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट लॉन्ग चेन है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये ओजोनोलाइसिस अच्छा था, इस पे ही आपको समझाऊं ये एक्चुअली कैसा हुआ, एक्चुअली कैसा हुआ इसको समझते हैं। देखो अगर मान लो आपको कुछ ऐसा गिवन है RCH डबल बॉन्ड CRH, ऐसा है। अब पता है क्या होता है, क्या होता है, ओजोनोलाइसिस हो रही है,
with Z in water. Basically this is what is happening. ओजोनोलाइसिस में आप O3 कैसे उसके अंदर यूज कर रहे हो, देखो आप ये R ऐसे लिख दो, ये कार्बन ऐसे लिख दो, अपना आपने डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द आपने ऑक्सीजन लेके आना, मतलब डबल बॉन्ड को बेसिकली आपने ब्रेक करना है। अब कैसे करोगे, देखो 3 ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन ऐसे बना दो, इसको ऐसे लिख दो, और 2 ऑक्सीजन कुछ इस तरह से आएंगे। दिस इज बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ओवर हेयर, और इसके साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, देखो है ना। अब देखो इसकी ब्रेकेज कैसे करवाते हो, ऐसे, ये ऐसे ब्रेक होता है, ये ऐसे ब्रेक होता है, ये ZnSO को लेकर के चला जाएगा, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा RCHO, और यहाँ से क्या बन रहा है, देखो यहाँ से भी बन रहा है RCHO। तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो इन शॉर्ट अगर ट्रिक करनी हो तो डबल बॉन्ड को तोड़ दो, एक ऑक्सीजन इधर दे दो। अदरवाइज ये एक्चुअल में ऐसा होता है, एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में लगता है और 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड लिंकेज करके इस तरह से जुड़े होते हैं, जिसको आप ऐसे तोड़ते हो तो ये मिल जाता है। समझे कहानी को सभी अच्छे से, चले आगे, कर लोगे? अच्छा फटाफट बताओ, कर लोगे? हो जाएगा ना। अब इसको मतलब शॉर्ट ट्रिक से कर लोगे तो इजी याद रहेगा, बट हाँ ऐसे पेपर में करके आओगे तो भी गड़बड़ नहीं होगी। दिस वाज बाय ओजोनोलाइसिस। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट मेथड आता है, अब ये तो एल्कीन के साथ हो गया। अगर हम एल्काइन ले लेते हैं, अगर हम क्या लेते हैं, एल्काइन, कौन सा मेथड है, एक बार मेथड नंबर भी देख लेते हैं। 5th मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन की बात की जा रही है। अगर एल्काइन का हाइड्रेशन किया जाए तो आप किस तरह से ऑब्टेन करोगे? अब बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। एल्काइन का एक जनरल एल्काइन लेके चलते हैं। जनरल एल्काइन क्या होती है, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना है ना। अब ये जो स्टूडेंट्स रिएक्शन होती है ना, ये डाइल्यूट H2SO4 के साथ होती है और 1% HgSO4 के साथ होती है। मतलब यहाँ पर आपको डाइल्यूट H2SO4 देखने को मिलेगा और आपको डाइल्यूट HgSO4 देखने को मिलेगा। कई जगह पर ना आपको Hg+2 विद H2SO4 भी देखने को मिल सकता है, बात एक ही है। अब यहाँ पर ना एक सिंपल सी चीज है, क्या करना है, यहाँ वाटर ऐड करना है। रूल कौन सा फॉलो करना है, मार्कोनिकॉफ। क्या है आपका, आपने यहाँ पर एडिशन किसकी करवानी है, आपने यहाँ पर एडिशन वाटर की करवानी है। रूल कौन सा फॉलो करना है मैम, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करना है, समझे। और मार्कोनिकॉफ रूल अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जो भी आप रिएजेंट लेते हो, बेसिकली यहाँ पर हम वाटर की एडिशन करा रहे हैं ना, तो वाटर में वी नो दैट H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। तो OH नेगेटिव यानी कि जो नेगेटिव पार्ट है ना, नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट डबल बॉन्ड कार्बन आटम, that double bond carbon atom which has less number of hydrogen atom, ये डबल बॉन्ड उधर जाएगा जिसके पास कम नंबर है हाइड्रोजन एटम के, उस डबली बॉन्डेड के पास जाएगा। इन दोनों के पास सेम ही है तो कहीं पे भी एक बॉन्ड तोड़ दो, पहली बात तो तोड़ दो, और एक तरफ हाइड्रोजन लगा दो, एक तरफ OH लगा दो। हमारे पास H पॉजिटिव OH नेगेटिव था ना, उसने कहा OH नेगेटिव वहां जाएगा जहां कम हाइड्रोजन है। दोनों के पास इक्वल थे तो हम कहीं पर भी हमने भेज दिया। अरे इनके बीच में डबल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूटेगा ना। अब देखना यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनोल। इनोल का मतलब क्या है, इन और अल्कोहलिक ग्रुप, मतलब इनोल हो जाएगा। ठीक है जी, इनोल और अल्कोहलिक ग्रुप साथ में तो इनोल कहते हैं। अब इसका यहाँ पे क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। यहाँ क्या होगी, टॉटोमेरिज्म समझना क्या होगा, देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। टॉटोमेरिज्म में क्या होगा, ये जो OH का हाइड्रोजन है ये इस कार्बन पे चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा। यहाँ से समझना, मैं यहाँ क्या समझा रही हूँ, कुछ भी नहीं है। ये OH का हाइड्रोजन, ये भाई साहब यहाँ चले जाएंगे, ये भाई साहब जब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, बस हाइड्रोजन वहाँ चल जाएगा, उनका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कहानी सिंपल सी है। भी आपने ऑक्सीजन के साथ कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड लेके आना है, OH की जगह पे डबल बॉन्ड लेके आना है, उसके हाइड्रोजन को दूसरी तरफ भेज दो ताकि डबल बॉन्ड चला जाए। इसका हाइड्रोजन यहाँ चल जाएगा, डबल बॉन्ड चल जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। क्या मिलेगा, देखो ये CH2 था, अब ये CH3 हो जाएगा। इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, अब डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस पे पहले से लगा था, हाइड्रोजन पहले से लगा था, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ गया और ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, CH3 बन गया। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं ना। तो टॉटोमेरिज्म किया तो एल्डिहाइड हमें मिल गया यहाँ से, क्या यहाँ से। एक और केस ले, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर भी हमने क्या करवाना है, यहाँ पर भी हाइड्रेशन करवाना है। डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 ले रहे हैं या HgSO4 ले रहे हैं। देखो क्या होगा, फिर से वही कहानी। अब यहाँ पे हमने बॉन्ड तोड़ना है। अब मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। यहाँ एक भी नहीं है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पर OH आएगा। अब यहाँ OH आएगा तो क्या आएगा, CH3C, इधर आ गया OH, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH पे आ गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पर भी क्या होगी, यहाँ पर भी मैम टॉटोमेरिज्म होगी। कहानी क्या है, जहाँ पर OH वाला कार्बन है ना उसके अंदर डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ जाकर ये डबल बॉन्ड हटा देगा। तो
देखो क्या होगा, CH3C, इसके साथ आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ से हमें देखने को मिलेगा दिस इज CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ से हमें क्या मिला, कीटोन मिला। तो ये इस तरह से रिएक्शन करवाई जाती है। दिस इज बेसिकली द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। इसे क्या कहा जाता है, इसे हाइड्रेशन कहा जाता है एल्काइन का। सभी को क्लियर हुआ? हाँ जी, फटाफट से इसको लिख लो। चलो चलो फटाफट से इसको लिख लो फटाफट से इसको लिख लीजिए सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा आज का जो सेशन है वो हम फिनिश करते हैं। बाकी के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज का होमवर्क आपका ये है, और साथ ही साथ आपका आज का होमवर्क है रीड एनसीईआरटी। टुडे देयर इज नो प्रैक्टिस शीट, क्योंकि हमारा अभी हमने इंट्रोडक्शन किया है और कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किया। जब कंप्लीट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएंगे तो आपको कंबाइंड प्रैक्टिस शीट मिलेगी, है ना। तो आपने ये एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं, एनसीईआरटी रीडिंग करके आनी है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब मैंने आपको कंबाइंड एल्डिहाइड और कीटोन की जो है प्रिपरेशन वो बताई है। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी 2-3 और रिएक्शन है कंबाइन की, उसके बाद हम इंडिविजुअली एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन फिनिश करके उसकी प्रॉपर्टीज पे प्रोसीड करेंगे। सिंपल थी, क्योंकि कोरिलेट हमने किया पिछले चैप्टर से, है ना। तो स्टूडेंट्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप सो आज का लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप कोरिलेट कर पा रहे हो बहुत आसानी से अल्कोहल फिनोल ईथर वाले से और हमारे फर्स्ट चैप्टर से। क्योंकि बेसिकली क्या है, देखो मैंने वही चीज बोली, एक ही रिएक्शन बार बार यूज होगी। अगर किसी केमिकल प्रॉपर्टी है तो किसी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो इसीलिए सब इजी लगेगा, आपको टफ नहीं लगने वाला है ना। अब हम चलिए एंड करने से पहले आपके लिए कुछ लाइंस हैं, ठीक है। पानी है सफलता जो तुमको, पानी है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आजाद करो, तो खुद को तुम आजाद करो। मत डरो किसी मुसीबत से, मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसलों को फौलाद करो, अपने हौसलों को फौलाद करो। पानी है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आजाद करो, तो खुद को तुम आजाद करो। आजाद करो उन ख्यालों से, आजाद करो उन ख्यालों से जो आगे ना तुम्हें बढ़ने देते, जो आगे ना तुम्हें बढ़ने देते, जो कहीं बढ़ाते कदम हो तुम, जो कहीं बढ़ाते कदम हो तुम, तो हर पल ही तुमको रोके, तो हर पल ही तुमको रोके। मत डरो विचार नया है जो, मत डरो विचार नया है जो, उसी विचार को अपनी बुनियाद करो, उसी विचार को तुम अपनी बुनियाद करो। पानी है सफलता जो तुमको, पानी है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आजाद करो, तो खुद को तुम आजाद करो। तो स्टूडेंट्स अपनी मेहनत, अपने हौसले, अपने संकल्प पर, ठीक है, पूरा विश्वास रखिए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। डरिए मत, रास्ता कितना टफ है, कितना मुश्किल होने वाला है, सिर्फ अपनी हिम्मत, अपने हौसले पर चलते चलिए, देखना रास्ता इजी होता चलेगा, है ना। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज लेक्चर नंबर 2। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। यस, एनसीईआरटी को साथ साथ करते चलिएगा। एनसीईआरटी रीडिंग कहिए तो रीडिंग जरूर कीजिएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन कहिए तो एनसीईआरटी क्वेश्चन भी जरूर कीजिएगा। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।